इंडियन सोसाइटी एक डाइवर्स सोसाइटी है। इंडिया में हमें बहुत सारे अलग अलग तरीके का रिलीजियन कल्चर के लोग देखने को मिलते हैं, लेकिन इसका जो सबसे बेसिक कंपोनेंट है जिसके ज़रिए हम इंडिया को समझ सकते हैं वो है वर्ण, जाति और कास्ट। क्योंकि इंडिया का जो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन है ये हमें देखने को मिलेगा हिंदू पॉपुलेशन। तो हिंदू पॉपुलेशन में हमें वर्ण, जाति और कास्ट का कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। खास करके जो रूरल विलेजेस है, जो इंडियन विलेजेस है, उनको अगर हमें समझना है, उनका वहाँ पर सोशल स्ट्रक्चर किस तरीके से फॉर्म होता है, लोग किस तरीके से एक दूसरे को ट्रीट करते हैं, या फिर उनके बीच में जो सोशल इंटरेक्शन का तरीका है उसको अगर हमें समझना है तो वर्ण, जाति और कास्ट को समझना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज तक आपने बहुत बार वर्ण, जाति और कास्ट ये जो तीनों टर्म है, ये तीनों टर्म आपने सुना होगा, लेकिन वर्ण, जाति और कास्ट के बीच में क्या डिफरेंस है, ये तीनों टर्म क्यों अलग है, ये आपने कभी भी एक्सप्लोर करने की कोशिश नहीं की है। यहाँ पर आज के क्लास में हम वर्ण, जाति और कास्ट ये तीनों टर्म अलग क्यों है ये डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का क्लास एकदम बेसिक क्लास है। ये क्लास हर स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और यहाँ पर मैं बहुत सारे डिटेल के द्वारा चीज़ों को समझाने की कोशिश करूँगा। तो क्लास को सिस्टमेटिकली शुरुआत से आखिर तक देखिएगा। मैं बहुत सारी चीज़ें समझाऊंगा। अगर आपने आज का क्लास को समझ लिया तो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस का हल आपको यहाँ पर ही मिलने वाला है। तो वर्ण, जाति और कास्ट को आज हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे। पहले तीनों को सेपरेट करके समझेंगे कि वर्ण क्या है, जाति क्या है और कास्ट क्या है, और बाद में जाकर इन तीनों के बीच में जो डिफरेंस का टेबल है वो हम समझेंगे। सिस्टमेटिकली हमें इस क्लास को समझना होगा, तभी हमारा जो डाउट है सारे डाउट्स हमारे क्लेरिफाई हो पाएंगे। तो चलिए हम पहले शुरुआत करते हैं वर्ण से। अब वर्ण क्या होता है? जब इंडियन सोशल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, हिंदू सोशल स्ट्रक्चर, ट्रेडिशनल सोशल स्ट्रक्चर, यहाँ पर कास्ट सिस्टम सबसे ज्यादा डोमिनेट करता है। हम सभी कास्ट के बारे में बुक्स में बहुत ज्यादा पढ़ते हैं कि कास्ट का ओरिजिन वर्ण सिस्टम से हुआ है, लेकिन वर्ण सिस्टम ओरिजिनली क्या होता है? यहाँ पर कास्ट को समझने के लिए हमें वर्ण और जाति ये दो टर्म को बहुत अच्छी तरीके से समझना होगा। वर्ण एक ऐसा क्लासिफिकेशन का सिस्टम है जो बेसिकली एंशियंट थ्योरीज से रिलेटेड है, यानी कि जो एंशियंट बुक्स है, स्क्रिप्चर्स है, उन वहाँ पर इंडियन हिंदू सोसाइटी को जिस तरीके से दर्शाया गया है उसको कहा जाता है वर्ण। यानी कि ये एक थ्योरेटिकल क्लासिफिकेशन है। यहाँ पर प्रैक्टिकली चीज़ों की बात नहीं करते हैं। वर्ण एक थ्योरेटिकल क्लासिफिकेशन है जिसके द्वारा हमारी इंडियन सोसाइटी को अलग अलग चार टुकड़ों में बांटा जाता है। इंडियन सोसाइटी के लोगों को चार हिस्सों में बांटा जाता है। फिर आता है हमारा जाति। जाति होता है हमारा एक्चुअल लिव्ड एक्सपीरियंस, यानी कि हमारा इंडियन सोसाइटी में लोग किस तरीके से बटे हुए हैं, उनके बीच में किस तरीके का सोशल स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है, वो होता है हमारा जाति। यानी कि जाति होता है हमारा प्रैक्टिकल रियलिटी और वर्ण होता है हमारा थ्योरेटिकल क्लासिफिकेशन। वर्ण जो टर्म है, ये वर्ण टर्म का ओरिजिन की अगर हम बात करें, वर्ण एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब है कलर, यानी कि अलग अलग रंग के लोग जो है इनको हम अगर डिफरेंट तरीके से बांटते हैं, इनको कहा जाता है वर्ण। ये थोड़ा सांस्कृतिक वर्ड है, लेकिन बहुत सारे बुक्स में डिफरेंट तरीके से वर्ण जो वर्ड है इसके ओरिजिन के बारे में बताया गया है। लेकिन ये जो वर्ण वर्ड है इसको हम सबसे ज्यादा एक्यूरेटली कलर के साथ ही जोड़ सकते हैं। लेकिन जब हम सोशियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि सोशल स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को देखते हैं, तो वहां पर वर्ण एक ऐसा टर्म है जिसके द्वारा हम लोगों को अलग अलग ग्रुप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ पीपल की बात करते हैं। और यहाँ पर जो मेन बेसिक यूनिट होते हैं जिसके द्वारा हम इनको क्लासिफाई करते हैं वो है क्वालिटीज एंड ड्यूटीज। लोगों में क्या क्वालिटीज है, इसके ऊपर बेस करके उनको क्या ड्यूटीज निभाना चाहिए, ये सारी चीजों को देखकर लोगों को क्लासिफाई किया जाता है। अब वर्ण सिस्टम में लोगों को बेसिकली चार ग्रुप्स में उनके कर्म और गुण
यानी कि डीड्स एंड क्वालिटीज के ऊपर बेस करके उनको हम 4 हिस्सों में बांटते हैं। अब ये जो 4 हिस्से हैं इसके बारे में कौन सी जगह पर लिखा हुआ है? इंडिया का जो एंशियंट हिंदू स्क्रिप्चर्स है जैसे ऋग्वेदा, मनुस्मृति, ये सारे जगहों पर वर्ण सिस्टम के बारे में बात की गई है। ऋग्वेदा में पुरुष सूक्ता में, वहां पर पुरुष सूक्ता में इस वर्ण सिस्टम को एकदम डिटेल में डिस्क्राइब किया गया है कि किस तरीके से वर्ण सिस्टम का ओरिजिन हुआ है और वहां पर अलग अलग वर्णस को हम किस तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। बेसिकली ये जो वर्ण सिस्टम है वो इंडियन सोसाइटी को 4 फंक्शनल पार्ट्स में बांटता है, यानी कि 4 ऐसे हिस्से जो एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड है और एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड रहकर ही इंडियन सोसाइटी को आगे बढ़ाएंगे। तो वर्ण सिस्टम एक अलग तरीके का सिस्टम है जहां पर 4 अलग वर्णस की बात की गई है उनके कर्म और गुण के हिसाब से। अब ये जो वर्ण है, वर्ण का ओरिजिन, यानी कि हम अगर एंशिएंट स्क्रिप्चर्स की बात करें तो पुरुष सूक्ता में इसके बारे में बात की गई है। ऋग्वेदा के पुरुष सूक्ता में इसके बारे में बात की गई है जहां पर कहा गया है कि जो 4 वर्णस है वो हमारे प्रिमेवल क्रिएटर यानी कि जिनको पौरुष कहा जाता है, पौरुष के 4 हिस्सों के द्वारा 4 हिस्सों से अलग अलग लोगों का निर्माण किया गया है, अलग अलग वर्ण का निर्माण हुआ है और इस वजह से ये जो 4 वर्ण है वो अलग है, इनका फंक्शंस और रोल भी अलग है। तो जो पुरुष सूक्ता में कहा गया है कि जो 4 वर्ण है, पहला है ब्राह्मण। ब्राह्मण पौरुष के मुख से यानी कि माउथ से क्रिएट हुआ है, फिर क्षत्रिय आर्म से क्रिएट हुआ है, वैश्य थाई से क्रिएट हुआ है और शूद्र जो है वो फीट से क्रिएट हुआ है। अब ये जो 4 चीजें हैं, 4 वर्ण है, ये अलग अलग तरीके से क्रिएट हुए हैं, इस वजह से इनका रोल भी अलग है। जो ब्राह्मण्स है वो मुंह से, माउथ से क्रिएट हुए हैं, इस वजह से माउथ से चलने वाले काम यानी कि जो पढ़ाई लिखाई करना या फिर पूजा पाठ करना, ये सारी चीजें ब्राह्मण के द्वारा की जाएंगी। और क्षत्रिय आर्म से क्रिएट हुए हैं, तो इस वजह से आर्म के रिलेटेड जो भी काम है, जैसे यहां पर वॉरियर्स है, रूलर्स है, ये सारे लोग आर्म के ऊपर बेस करके काम करते हैं। तो क्षत्रिय आर्म से क्रिएट हुए हैं तो उनका काम भी उसी के अकॉर्डिंग बांट दिया गया है। फिर है वैश्य। वैश्य थाई से क्रिएट हुए हैं, तो इस वजह से पैर से चलने वाले यानी कि मूविंग जो काम है, जैसे एग्रीकल्चर करना, ट्रेड करना, ये सारी चीजें वैश्य के द्वारा की जाती है। और शूद्र फीट से क्रिएट हुए हैं, तो इनका काम होगा, ये बेसिकली सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं जो बाकी तीनों जो ऊपर के वर्णस है, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इनको सर्व करेंगे। तो इस तरीके से हमारे एंशियंट पुरुष सूक्ता, ऋग्वेदा के पुरुष सूक्ता में वर्णस को 4 हिस्सों में बांटा गया है। इनके क्रिएशन के वजह से, ये इनके अलग अलग पार्ट से क्रिएशन के वजह से इनके रोल्स, फंक्शंस भी अलग होते हैं और ये सारे म्यूचुअली एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड भी है। अब ये जो 4 वर्णस की हमने बात की है, जो अलग अलग बॉडी पार्ट से क्रिएट हुए हैं, यहां पर एक चार्ट है। इस चार्ट से आप लोगों को एकदम सारी चीजें क्लैरिफाई हो जाएंगी। यहां पर जो ब्राह्मण्स होते हैं वो लोग माउथ से क्रिएट हुए हैं और इनका जो रोल है वो है प्रीस्ट, स्कॉलर्स या फिर टीचर्स। यहां पर अगर इनकी फंक्शंस की बात करें तो इनका स्पिरिचुअल फंक्शन है, ज्यादातर जो भी स्पिरिचुअल चीजें हैं वो ब्राह्मण्स के द्वारा ही की जाती है। फिर है क्षत्रिय। क्षत्रिय आर्म से क्रिएट हुए हैं, तो ये लोग बेसिकली रूलर्स और वॉरियर्स हैं और ये लोग बेसिकली पॉलिटिकल और मिलिट्री फंक्शंस ही निभाते हैं। वैश्य होते हैं, क्रिएट होते हैं थाई से, ये एग्रीकल्चरिस्ट या फिर ट्रेडर्स है, इनका इकोनॉमिक फंक्शन देखने को मिलता है। और शूद्र बेसिकली फीट से क्रिएट हुए हैं, तो इनको मिनियल वर्क यानी कि जो लेबरर्स है, सर्विस प्रोवाइडर्स है, ये लोग ऊपर के 3 वर्णस को सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो ये चार्ट को थोड़ा अच्छी तरीके से देखिएगा, याद रखिएगा, इससे आपको बहुत ज्यादा आसानी मिल जाएगी। अब ये जो वर्ण सिस्टम है, वर्ण सिस्टम यहां तक ही नहीं है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को हमें थोड़ा अच्छी तरीके से देखना होगा। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स थोड़े अलग है। आप जिस तरीके से बुक्स में कास्ट सिस्टम को पढ़ते हो उससे थोड़ा हटके वर्ण सिस्टम है। वर्ण सिस्टम अपने आप में ही थोड़ा अलग तरीके का एक कैटेगोराइजेशन है। हम जिस तरीके से कास्ट को देखते हैं, कास्ट से बहुत
अलग है ये वर्ण सिस्टम। अब वर्ण सिस्टम बेसिकली एक फ्लेक्सिबल सिस्टम की बात की जाती है। ये एक थ्योरेटिकल क्लासिफिकेशन है और थ्योरीज में बताया गया है कि ये जो वर्ण सिस्टम है ये फ्लेक्सिबल होता है, ये रिजिड नहीं है, इसमें हम मोबिलिटी के चांसेस है। यानी कि यहां पर जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र है ये चारों अलग तो है लेकिन यहां पर फ्लेक्सिबल है ये चारों वर्ण। यानी कि कोई भी अगर इंसान में कोई क्वालिटीज होंगे वो क्वालिटीज के बेसिस पे वो अपना वर्ण शिफ्ट कर सकता है। जैसे किसी का जन्म अगर शूद्र वर्ण में हुआ है, अगर वो अच्छा लड़ाई कर सकता है, वो वॉरियर टाइप का इंसान है, तो वो अपना वर्ण को चेंज कर सकता है, वो क्षत्रिय वर्ण हो सकता है। इसी तरीके से अगर कोई वैश्य होगा, वो अगर बिजनेस के अलावा वो अगर युद्ध करना चाहेगा या फिर पूजा पाठ करना चाहेगा, उसमें वो स्कॉलरली एक्टिविटीज उसमें ज्यादा हो तो वो उसमें शिफ्ट कर सकता है। तो वर्ण सिस्टम एक फ्लेक्सिबल सिस्टम की बात की जाती है जहां पर मूवमेंट्स पॉसिबल है, लोग अपने इंडिविजुअल मेरिट के बेसिस पर यहां पर मूव कर सकते हैं। तो यहां पर वर्ण सिस्टम फ्लेक्सिबल सिस्टम है और यहां पर इंडिविजुअल मेरिट के बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है। याद रखिएगा ये जो वर्ण सिस्टम है ये एकदम थ्योरेटिकल क्लासिफिकेशन की बात करती है। यहां पर हमारे बेसिक जो बुक्स है वहां पर फ्लेक्सिबल सारी चीजों को रखा गया था, लेकिन बाद में लोगों ने इसको यूज करके इसको अलग तरीके से इंटरप्रीट करके जो हमारा आज का कास्ट सिस्टम हम देखते हैं इसको रिजिड बना दिया गया। लेकिन ओरिजिनली जो वर्ण सिस्टम है जो बुक्स में लिखा हुआ है वो फ्लेक्सिबल होता है, वहां पर इंडिविजुअल मेरिट के बेसिस पे मूवमेंट पॉसिबल है। यहां पर लोगों के ड्यूटीज के ऊपर बहुत ड्यूटीज यानी कि जो धर्म है उसके ऊपर बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है। लोगों का क्या हक है, राइट्स है, इसके बारे में इतना ज्यादा फोकस नहीं होता है। यहां पर लोगों के लाइफ के ड्यूटीज के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाता है कि अगर आप कोई एक पर्टिकुलर वर्ण हो तो आपको क्या क्या ड्यूटीज निभाने चाहिए, आपका धर्म क्या है, इसके ऊपर जोर दिया जाएगा। ये जो हमारा वर्ण सिस्टम है ये एक मॉडल की तरह काम करता है कि हमारा सोसाइटी किस तरीके से ऑर्गेनाइज होगा। अलग अलग इंसान अलग अलग फंक्शंस प्ले करेंगे। यहां पर एक हायरार्किकल ऑर्डर सेट किया गया ताकि जो लोग हैं वो एक दूसरे के साथ ऑर्गेनाइज होकर रहे और एक फंक्शनल सोसाइटी क्रिएट की जाने की कोशिश की गई है इस वर्ण सिस्टम के द्वारा, जिसके द्वारा लोग एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड रहेंगे और सोसाइटी में अलग अलग लोग डिफरेंट तरीके का फंक्शन निभाएंगे और सोसाइटी आगे बढ़ती रहेगी। तो ये एक फंक्शनल सिस्टम की बात की जाती है जहां पर इसको वर्ण सिस्टम को एक मॉडल की तरह यूज किया जा सकता है। अब यहां पर वर्ण सिस्टम में रिलीजियन और रिचुअल प्योरिटी को लिंक किया गया है। यानी कि रिलीजियन, हिंदुइज्म में क्या क्या चीजें सही है, क्या क्या चीजें गलत है, वो सारी चीजें इस पार्ट में वर्ण सिस्टम में लाई गई है। कौन क्या काम कर सकता है, उनका ड्यूटीज क्या है, ये सारे चीजें वर्ण सिस्टम में लाई गई है। अब यहां पर तो बात की गई है वर्ण सिस्टम में जो भी लोग इंक्लूडेड है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये चारों तो हमारा वर्ण सिस्टम का पार्ट है। लेकिन बाकी जो लोग हैं जो वर्ण सिस्टम के अंडर में नहीं आते हैं, जो हिंदू होकर भी वर्ण सिस्टम से बाहर है या फिर ट्राइब से या फिर और भी कोई लोग हो सकते हैं, तो उनको क्या बुलाया जाता है? तो यहां पर वर्ण सिस्टम में जो भी लोग इस वर्ण सिस्टम के बाहर होंगे उनको कहा जाता है अवर्णस यानी कि आउटकास्ट। ये जो टर्म है ये थोड़ा याद रखिएगा, जो भी लोग वर्ण सिस्टम के बाहर है उसको कहा जाता है अवर्णस। यानी कि ये जो अवर्णस है जिनको हम आज के जमाने में दलित्स या फिर अनटचेबल्स कहते हैं, ये अवर्णस होते हैं। तो यहां पर हमने कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जाना है और ये जो चार वर्ण है इसके बारे में और भी थोड़ा डिटेल में यहां पर नोट्स दी गई है। आप लोग थोड़ा इससे गो थ्रू हो जाइएगा कि अलग अलग वर्णस का ओरिजिन कहां से हुआ है। जैसे ब्राह्मण्स का ओरिजिन हुआ है माउथ से, इनका रोल है प्रीस्ट, टीचर एंड स्कॉलरली एक्टिविटीज, और इनके जो ड्यूटीज है वो है नॉलेज को प्रिजर्व करना, रिचुअल को परफॉर्म करना और स्क्रिप्चर के रिगार्डिंग टीचिंग लोगों को प्रोवाइड करना। क्षत्रियस का ओरिजिन हुआ है आर्म से, ये इसका रोल है किंग, वॉरियर या फिर एडमिनिस्ट्रेटर, और इनका जो ड्यूटीज है ये है लोगों को प्रोटेक्ट करना, सोसाइटी को प्रोटेक्ट करना, गवर्नेंस बनाए रखना, एडमिनिस्ट्रेटिव करना, और
जो जस्टिस है, जस्टिस को बनाए रखना। तो क्षत्रियस का अलग एक रोल है। इसी तरीके से वैश्यस का ओरिजिन हुआ है थाई से, जो बेसिकली ट्रेडर्स, एग्रीकल्चरिस्ट या फिर आर्टिसंस है, और इनका ड्यूटीज है, ये लोग इकोनॉमिक एक्टिविटीज करते हैं, वेल्थ क्रिएट करते हैं, वेल्थ के द्वारा ये लोग बिजनेस करते हैं। फिर है शूद्रस, जो फीड से क्रिएट हुए हैं, ये लोग बेसिकली सर्वेंट और लेबरर्स है, और इनका जो ड्यूटीज है ये है सर्विस प्रोवाइड करना ऊपर के 3 वर्णस को। तो इस तरीके से तीनों के बारे में थोड़ा बहुत डिटेल आपको समझ में रखना होगा, इनको नोट भी करना होगा, क्योंकि एग्जाम में भी आपको यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब यहां पर हमने वर्ण सिस्टम को थोड़ा अच्छी तरीके से समझ लिया है। अब हम आते हैं जाति सिस्टम को देखने के। जाति क्या होता है? जाति होता है हमारा एक्चुअल सोशल रियलिटी। हमारे इंडिया में अगर आप देखोगे, आप अपने आसपास के जो भी सिस्टम है वहां पर देखोगे, तो क्या लोग इस तरीके से बातें करते हैं कि आपका वर्ण क्या है, आपका वर्ण क्या है, ये इस तरीके का तो कोई वर्ड यूज हम नहीं करते हैं। यहां पर पूछा जाता है कि आपका जाति कौन सा है। तो हम एक्चुअली में हमारी सोसाइटी में, इंडियन सोसाइटी में अगर हम कोई कैटेगोराइजेशन देखते हैं, रियलिटी में कोई अगर कैटेगोराइजेशन देखते हैं, वो है जाति। यहां पर जाति ही हमारा एक्चुअल सोशल रियलिटी होता है। अब जाति की अगर हम बात करें, जाति का मतलब होता है बर्थ ग्रुप या फिर कम्युनिटी। यहां पर जन्म से ही आपको एक ग्रुप मिलता है। आप जन्म से ही जिस ग्रुप में जन्म हुए हैं, आपका जाति वही होगा। ये जाति 3 या फिर 4 नहीं होते हैं, ये थाउजेंड्स में है, यानी कि बहुत सारे अलग अलग तरीके का जातिज हमें देखने को मिलता है। ये बेसिकली एंडोगेमस हेरिडिटरी कम्युनिटीज होते हैं, जहां पर जिसके द्वारा हमारा एक्चुअल स्ट्रक्चर बनता है इंडियन सोसाइटी का। यहां पर हजारों जाति है और इनके बीच में हमें सेपरेशन देखने को मिलता है क्लियरली। आप मैरिज कहो या फिर ऑक्यूपेशन कहो, ये सारी चीजें आती है जाति से ही। यहां पर हर जाति का अपना अलग कस्टम्स होते हैं, अपना रिचुअल्स, ऑक्यूपेशंस होते हैं, और वहां पर कुछ रूल्स होते हैं जो उस जाति को फॉलो करने पड़ते हैं। तो जाति ही हमारा सोसाइटी का एक्चुअल सोशल रियलिटी है, जिसके द्वारा हम सोसाइटी को अलग अलग हिस्सों में बांट सकते हैं। अब ये जो जाति सिस्टम है, इसके बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है। यहां पर हेरिडिटरी मेंबरशिप हमें देखने को मिलता है, यानी कि जन्म से ही आप किसी एक जाति का पार्ट होते हो। अगर आपने किसी जाति में जन्म ले लिया तो वो आप चेंज नहीं कर सकते हो, ये थ्रू आउट लाइफ आपके साथ रह जाएगा। तो ये एक हेरिडिटरी मेंबरशिप है जो आपको जन्म से ही मिल जाती है। ये एक एंडोगेमस ग्रुप है। अगर आपको शादी करनी है तो आपको उस जाति के अंदर ही करना होगा, आप उस जाति के बाहर जाकर शादी नहीं कर सकते हो। अगर शादी करते हो तो आपको बहुत सारे सोसाइटी के द्वारा बहुत सारे प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ेगी। यहां पर ऑक्यूपेशन भी हमें ठीक करके दे दिया जाता है कि कौन सी जाति को कौन सा ऑक्यूपेशन निभाना है। यहां पर हेरिडिटरी एक ऑक्यूपेशन हमें ट्रेडिशनली देखने को मिलता है। फिर यहां पर सोशल हायरार्किकल अरेंजमेंट है, यानी कि किसी भी एक जगह पर पर्टिकुलरली आप देखोगे कि कोई भी एक पर्टिकुलर जाति ऊपर का जाति होता है, बड़ा जाति, कोई निचले वर्ग का जाति होता है। तो इस तरीके से डिफरेंट लोकल बेस्ड हमें हायरार्कीज देखने को मिलता है। ये विलेज टू विलेज डिफरेंट होते हैं, ये रीजन टू रीजन डिफरेंट होते हैं। तो इस वजह से जाति वहां पर लोकली हायरार्किकल एक अरेंजमेंट होता है, और वहां पर कौन से लोग कहाँ है, उनका पोजीशन क्या है, वह डिसाइड किया जाता है उस विलेज या फिर उस रीजन के ऊपर बेस करके। यहां पर प्योरिटी एंड पोल्यूशन का रूल्स बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं। जाति में आप देखोगे कि लोग एक दूसरे के साथ फूड शेयर नहीं कर सकते हैं। यहां पर कौन किसको छू सकता है, अनटचेबिलिटीज के बारे में भी यहां पर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली रूल्स होते हैं। किसको किस तरीके से वाटर हम शेयर कर सकते हैं, इस तरीके का बहुत सारे चीजें हमें जाति में देखने को मिलते हैं। तो जाति ही हमारा एक्चुअल सोशल रियलिटी है जो इंडियन सोसाइटी में हमें देखने को मिलता है, और इंडियन सोसाइटी का स्ट्रक्चर भी इस जाति के द्वारा ही बनता है। यहां पर सोशल कंट्रोल एक इंपॉर्टेंट फीचर होता है जाति में। सोशल कंट्रोल यहां पर जाति पंचायत के द्वारा
इंटरनल जो मैटर्स होते हैं जैसे मैरिज, कॉन्डक्ट, डिस्प्यूट्स, ये सारे चीज़ों को सॉल्व किया जाता है इस जाति पंचायत के द्वारा। तो ये जो जाति पंचायत है वो बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस इंपोज करते हैं और जाति को बचा के रखने के लिए, उनका सिस्टम को प्रिजर्व करने के लिए ये लोग बहुत ही स्ट्रिक्टली रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं। तो जाति होता है हमारा एक्चुअल में जो सोशल रियलिटी है वो होता है। अब वर्ण और जाति के बारे में आपने बहुत सारी चीजें समझी है। अब इनके बीच में थोड़ा पहले हम डिफरेंस को देख लेते हैं ताकि सारे चीजें वर्ण और जाति के बारे में सारी चीजें क्लैरिफाई हो जाए। अब अगर ओरिजिन की बात करें, वर्ण सिस्टम का ओरिजिन है वैदिक टेक्स्ट, यानी कि यहां पर टेक्स्ट में, बुक्स में जिस तरीके से चीजों को लिखा गया है वहां पर उसके द्वारा ही हम वर्ण को समझते हैं। यहां पर थ्योरेटिकल प्रेजेंटेशन या फिर थ्योरेटिकल डिस्क्रिप्शन हम देखते हैं। लेकिन जाति है हमारा एक्चुअल सोशल रियलिटी, ये रीजन टू रीजन, विलेज टू विलेज वेरी करता है। तो वर्ण हमारा थ्योरेटिकल होगा और जाति हमारा प्रैक्टिकल है। अब वर्ण का बेसिस क्या है? क्वालिटीज और डीड्स, यानी कि गुण और कर्म, ये दोनों चीजों के द्वारा वर्ण बनता है। इसी के ऊपर बेस करके हमारा वर्ण सिस्टम है। और अगर किसी का कर्म अच्छा है, उसका पास एक्स्ट्रा क्वालिटीज है, तो वो लोग सोसाइटी में वर्ण सिस्टम में चेंज भी कर सकते हैं। यानी कि वो अगर कोई निचले वर्ग का वर्ण भी है वो अपर वर्ग वर्ण में जा सकता है। तो क्वालिटीज और डीड्स के ऊपर, गुण और कर्म के ऊपर बेस्ड होता है वर्ण सिस्टम। लेकिन जाति सिस्टम बर्थ के ऊपर बेस्ड होता है, यानी कि जन्म से ही जो चीजें मिलती है उसी के ऊपर ही हमें फोकस करना होता है। हम अपना जाति चेंज नहीं कर सकते हैं। वर्ण की बात करें अगर नंबर की, तो हम 4 वर्ण देखते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। लेकिन जाति थाउजेंड्स में है, यानी कि बहुत सारे जाति इंडिया में हमें देखने को मिलते हैं। यहां पर वर्ण सिस्टम एक एब्स्ट्रैक्ट और आइडियलिस्टिक एक कॉन्सेप्ट है, यानी कि हमें एक ऐसा कॉन्सेप्ट प्रोवाइड किया गया है जिसके द्वारा हमारे सोसाइटी आइडियली चल सकेगा और सारे ग्रुप एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड होकर अलग अलग फंक्शंस और रोल्स निभाकर हमारी सोसाइटी को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन जाति कॉन्क्रीट और प्रैक्टिकल है, यानी कि ये फिक्स्ड है, इसमें हम चेंजेस नहीं देख सकते हैं। और प्रैक्टिकली जो भी चीजें दिखाई जाती है ये कोई आइडियलिस्टिक चीज नहीं है, ये प्रैक्टिकली चीजें हैं जो हमारी सोसाइटी में निभाई जाती है। अगर हम मोबिलिटी की बात करें, यानी कि चेंजेस की बात करें, वर्ण सिस्टम में थ्योरेटिकली चेंजेस अलाउड है। ध्यान रखिएगा, वर्ण सिस्टम में थ्योरेटिकली चेंजेस अलाउड है। कोई भी एक वर्ण का इंसान दूसरे वर्ण में शिफ्ट कर सकता है, यहां पर थ्योरेटिकली अलाउड है। लेकिन अगर हम प्रैक्टिस की बात करें तो यहां पर एक अलग ही सिस्टम हमें देखने को मिलता है। तो थ्योरेटिकली वर्ण सिस्टम में चेंजेस पॉसिबल है, लेकिन जो जाति सिस्टम है वहां पर चीजें लिमिटेड है। यहां पर आप चेंज नहीं कर सकते हो आपका जाति, सिर्फ संस्कृताइजेशन के द्वारा आप एक जगह से दूसरी जगह थोड़ा मूवमेंट पॉसिबल है, लेकिन आप अपना जाति चेंज नहीं कर सकते हो। अगर यहां पर हम कौन सी जगह पर वर्ण सिस्टम देखने को मिलता है, तो ऑल ओवर द इंडिया, जहां पर भी हिंदू सिस्टम है, हिंदू लोग है, वहां पर हमें यूनिफॉर्म एक ऐसा थ्योरी प्रोवाइड किया है कि इंडिया में हर जगह पर हमें सेम तरीके का ही वर्ण सिस्टम देखने को मिलता है। लेकिन जो जाति है वो रीजन टू रीजन, प्लेस टू प्लेस वेरी करता रहता है। तो इस वजह से जाति रीजन के ऊपर बेस्ड है और वर्ण सिस्टम जो है वो ऑल ओवर इंडिया हमें सेम ही देखने को मिलता है, क्योंकि एक थ्योरेटिकल वर्ण सिस्टम एक थ्योरेटिकल विजन है या फिर थ्योरेटिकली चीजों को डिस्क्राइब किया गया है। तो बुक्स सारे जगह पर सेम ही फॉलो किए जाते हैं, तो इस वजह से वर्ण सिस्टम ऑल ओवर इंडिया सेम ही है। अब हम आते हैं कास्ट को थोड़ा समझते हैं। तो वर्ण और जाति के बारे में हमने बहुत सारी चीजें समझी है। आशा करता हूं आपको वर्ण और जाति में कोई अब कंफ्यूजन नहीं है। अब हम थोड़ा कास्ट के बारे में बात करते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि वर्ण सिस्टम अगर इतना ही फ्लेक्सिबल है तो हम हमारी सोसाइटी में इस तरीके का रिजिड सिस्टम, रिजिड स्ट्रक्चर क्यों देखते हैं। जब हम कास्ट सिस्टम पढ़ते हैं तो एक अलग तरीके का ही पॉइंट ऑफ व्यू हमें दिखाया जाता है कि हमारा जो सिस्टम है वो रिजिड है। तो यहां पर इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आपको अब कास्ट के बारे में जानना होगा। कास्ट एक्चुअल में होता क्या है। वर्ण सिस्टम अलग है, कास्ट सिस्टम अलग है। कास्ट जो टर्म है, कास्ट टर्म
एक पोर्तुगीज वर्ड कास्टा से आया है, जिसका मतलब होता है लीनेज या फिर रेस। यानी कि लीनेज या फिर रेस के बेसिस पे जब हम लोगों को कैटेगोराइज करेंगे, हायरार्किकल ऑर्डर में अरेंज करेंगे, तब इसको कहा जाएगा कास्ट। तो यहां पर कास्ट टर्म हमारा इंडिया का कोई टर्म नहीं है, ये एक पोर्तुगीज टर्म है। अब ये जो कास्ट है, कास्ट टर्म को यूज किया गया था जो वेस्टर्न स्कॉलर्स है उनके द्वारा। ये एक इंग्लिश टर्म है जो बेसिकली इंडियन स्ट्रेटिफिकेशन को दर्शाता है। इंडिया में किस तरीके से लोगों के बीच में स्ट्रेटिफिकेशन हमें देखने को मिलता है, ये हमें कास्ट में बताया जाता है। तो कास्ट इंडियन लोगों ने क्रिएट नहीं किया है। कास्ट के बारे में जो वेस्टर्न स्कॉलर्स है वो पहले बार स्टडी करते हैं, और इंडिया का जो हायरार्किकल ऑर्डर है, अरेंजमेंट है, इसको वो लोग कास्ट का नाम देते हैं। तो कास्ट वेस्टर्न स्कॉलर्स के द्वारा क्रिएट किया गया एक वर्ड है। अब कास्ट का मतलब क्या होता है? जब हम इंडियन सोसाइटी के बात करते हैं, इंडियन सोशल स्ट्रेटिफिकेशन की बात करते हैं, यहां पर हमें वर्ण और जाति देखने को मिलता है। अब वर्ण और जाति में बहुत सारे चीजें डिफरेंट है, और ये जो वर्ण और जाति है, इन सारी चीजों को एक साथ मिलाकर जब इंडियन सोसाइटी को एक अलग सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के कैटेगरी में डाला जाता है, उसको कहा जाता है कास्ट। यानी कि कास्ट टर्म में हम वर्ण और जाति दोनों को ही इंक्लूड करते हैं। याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा इसमें कि जो कास्ट टर्म है, कास्ट में हम वर्ण और जाति ये दोनों चीजों को ही, दोनों टर्म को ही इंडियन सोसाइटी के अंदर में रखकर इसको इंडियन सोसाइटी के स्ट्रक्चर के मुताबिक हम देखने की कोशिश करते हैं। ये बेसिकली वेस्टर्न स्कॉलर्स का एक पॉइंट ऑफ व्यू है इंडियन सोसाइटी को समझने का। तो हम थोड़ा और समझते हैं इसके बारे में कि वर्ण सिस्टम क्या होता है। यहां पर हमारा फिलोसॉफिकल बुक्स में, टेक्स्ट में, एंशिएंट स्क्रिप्चर में जो लिखा हुआ है वो हो जाता है हमारा वर्ण सिस्टम। वो थ्योरेटिकल एक सिस्टम है, लेकिन जो कास्ट सिस्टम है, वो जो वेस्टर्न स्कॉलर्स है वो इंडियन सोसाइटी को जिस तरीके से देखते हैं, इंडियन सोसाइटी के बारे में जिस तरीके से लिखते हैं, वो होता है हमारा कास्ट। तो कास्ट में वर्ण और जाति दोनों ही इंक्लूडेड होते हैं। अब जब आप बुक्स वगैरह पढ़ोगे, तो जब हम कास्ट सिस्टम की ओरिजिन की बात करते हैं, कास्ट सिस्टम का ओरिजिन कहां से होता है? कास्ट सिस्टम का ओरिजिन होता है हमारा वर्ण सिस्टम से। यानी कि वर्ण से ही, वर्ण में जो कैटेगराइज अलग अलग किया गया है उसके मुताबिक ही हमारा इंडियन सोसाइटी आगे बढ़ता है। तो वर्ण सिस्टम में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये जो चीजें हैं, ये सारी चीजें कास्ट सिस्टम में भी माना जाता है। तो कास्ट सिस्टम में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तो हम देखते हैं, लेकिन और एक ग्रुप है जो होता है अनटचेबल्स, या फिर जिनको हम दलित कहते हैं। तो कास्ट सिस्टम और वर्ण सिस्टम थोड़े अलग है। वर्ण हमारा थ्योरेटिकल व्यू पॉइंट है। कास्ट सिस्टम हमारे वेस्टर्न स्कॉलर्स इंडिया को जब पढ़ने आए थे, तो इंडिया में जो भी चीजें उन्होंने देखा है उसके ऊपर बेस करके उन्होंने कास्ट के बारे में बात की है कि इंडिया में ये अलग अलग तरीके का कास्ट हमें देखने को मिल रही है। तो यहां पर कास्ट में वर्ण और जाति दोनों ही इंक्लूडेड है। तो यहां पर कास्ट सिस्टम को थोड़ा अच्छी तरीके से समझने की आपको जरूरत है। तो हमने वर्ण, जाति और कास्ट के बारे में पढ़ा है। अब हम वर्ण, जाति और कास्ट, ये तीनों टर्म के बीच में जो डिफरेंस है ये भी थोड़ा देख लेते हैं। हमने ऑलरेडी वर्ण और जाति में क्या डिफरेंस है ये पढ़ा है, लेकिन अब कास्ट के बारे में भी थोड़ा डिटेल में यहां पर एक डिफरेंस का टेबल के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। अब वर्ण सिस्टम हमारा वैदिक स्क्रिप्चर्स यानी कि थ्योरेटिकल एक व्यू पॉइंट है, जाति हमारा लोकल सोशल रियलिटी है, लेकिन कास्ट जो है वो एक कॉलोनियल या फिर वेस्टर्न टर्म होता है। कास्ट हमारा इंडियन कोई टर्म नहीं है, कास्ट हमारा कॉलोनियल या फिर वेस्टर्न टर्म है। जब वर्ण की बात करते हैं वहां पर 4 वर्ण होते हैं, जाति थाउजेंड्स होते हैं, लेकिन कास्ट एक ब्रॉडली कैटेगोराइज्ड एक टर्म है। यहां पर जाति और वर्ण ये सारे चीजें ही इसमें इंक्लूड होते हैं। यहां पर आप कौन सी जगह के बारे में स्टडी कर रहे हो, इंडियन सोसाइटी के कौन से रीजन के बारे में पढ़ रहे हो, इसके ऊपर बेस करके कास्ट में हमें कैटेगराइजेशन देखने को मिलता है। तो कास्ट बेसिकली एक ब्रॉड टर्म है जहां पर इसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं कि कितने सारे कास्ट यहां पर अवेलेबल है। तो कास्ट
अलग अलग रीजन के ऊपर वेरी कर सकता है। जो भी स्कॉलर्स ने जिस तरीके से इसको इंटरप्रेट किया है उसके ऊपर बहुत सारी चीजें मायने में हमें अंतर देखने को मिल सकता है। अब ये जो वर्ण, जाति और कास्ट किस तरीके से क्रिएट हुआ है, इनका बेसिस क्या है? वर्ण का बेसिस है कर्म एंड गुण, जाति का बेसिस है बार्थ ऑक्यूपेशन, और जो कास्ट का बेसिस है वो है वर्ण एंड जाति, यानी कि कास्ट हमारा वर्ण और जाति ये दोनों को मिलाकर ही क्रिएट होता है। फिर अगर नेचर की बात करें तो वर्ण एक थ्योरेटिकल है और ऑल ओवर इंडिया हमें ये फॉलो करते हुए लोग देखने को मिलते हैं। जाति हमारा प्रैक्टिकल लोकल और रीजन के ऊपर बेस करता है। हर जगह पर अलग अलग तरीके का जाति सिस्टम देखने को मिलते हैं। फिर अगर हम कास्ट की बात करते हैं, ये एक सोशियोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन है, यानी कि हमें बुक्स में अलग अलग स्कॉलर्स ने जिस तरीके से डिस्क्राइब किया है उसके ऊपर बेस्ड करके हमारा कास्ट सिस्टम है। तो कास्ट कोई नए तरीके का सिस्टम नहीं है। इंडियन सोसाइटी को वर्ण और जाति के द्वारा स्टडी करते हुए जो इंटरप्रिटेशन है वो ही होता है हमारा कास्ट सिस्टम। ये बेसिकली एक सोशियोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन या फिर एक सोसाइटल डिस्क्रिप्शन है, और वो भी कास्ट का ओरिजिन स्टार्टिंग होता है हमारे ब्रिटिशर्स के द्वारा, जो वेस्टर्न स्कॉलर्स है जो इंडिया को स्टडी करते हैं उसके द्वारा। यहां पर मोबिलिटी की बात करें अगर, यानी कि चेंजेस किस तरीके से आ सकती है कि नहीं आ सकती है, तो यहां पर मोबिलिटी वर्ण में ओरिजिनली फ्लेक्सिबल होता है, लेकिन धीरे धीरे बाद में हम प्रैक्टिकली जो यूज में आते हैं वहां पर देखते हैं थोड़ा बहुत रिजिड। लेकिन हमारे जो बुक्स है, बुक्स में हमें बताया गया है कि ये वर्ण सिस्टम एकदम फ्लेक्सिबल है जहां पर लोग मूव कर सकते हैं। जाति सिस्टम में मूवमेंट पॉसिबल नहीं है। सिर्फ संस्कृताइजेशन के द्वारा हम अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश कर सकते हैं। दूसरे जो वर्णस है उनके हिसाब से हम चल सकते हैं, उनके चीजों को एडॉप्ट कर सकते हैं। लेकिन कास्ट सिस्टम जो है, कास्ट सिस्टम वेरी करता है अक्रॉस हिस्ट्री, यानी कि टाइम टू टाइम, जगह टू जगह ये डिफरेंट होता है। यहां पर मोबिलिटी पॉसिबल है कि नहीं है ये उस रीजन के ऊपर डिपेंड करता है। तो कास्ट सिस्टम एकदम अलग तरीके का एक सिस्टम है। यहां पर अभी तक आपने कास्ट सिस्टम के बारे में बहुत सारे चीजें समझा है। तो कास्ट सिस्टम बेसिकली कॉलोनियल या फिर वेस्टर्न एक टर्म है। वो लोग इंडिया को पढ़ने के लिए कास्ट टर्म का स्टार्टिंग करते हैं। यहां पर एक ब्रॉड कैटेगरी है जहां पर वर्ण और जाति सारी चीजों को इंक्लूड किया जाता है। यहां पर कास्ट सिस्टम बेसिकली एक डिस्क्रिप्शन है कि डिस्क्रिप्शन दिया गया है स्कॉलर्स के द्वारा कि इंडियन सोसाइटी किस तरीके से स्ट्रक्चर्ड है, और ये हिस्टोरिकली वेरी करता है, रीजन टू रीजन भी ये वेरी करता है। तो वर्ण, जाति और कास्ट ये तीनों के बारे में मैंने जो भी चीजें पढ़ाई है थोड़ा अच्छी तरीके से ध्यान से पढ़िएगा। ये जो क्लास है ये आपको बहुत दूर तक मदद करने वाली है। आपने अभी तक बहुत बार वर्ण, जाति और कास्ट के बारे में सुना होगा, लेकिन इतना डिटेल में सारे चीजें आप लोग पहली बार पढ़ रहे होंगे। तो इनको थोड़ा अच्छी तरीके से नोट डाउन कर लीजिएगा। जब भी हम इंडियन सोसाइटी के बारे में पढ़ते हैं वहां पर वर्ण, जाति और कास्ट के बारे में हमें हर वक्त पढ़ना पड़ता है। तो इस क्लास को थोड़ा अच्छी तरीके से कवर करके जाइएगा। तो आज का सेशन में मैंने बहुत सारी चीज़ों को समझाने की कोशिश की है। अगर मेरे ये क्लास आपको हेल्पफुल लगा है कमेंट करके बताइएगा, और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उसको भी सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आपको सोशियोलॉजी रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे। खास करके यहाँ पर बहुत सारे प्लेलिस्ट है। आप आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग यहाँ पर अलग अलग प्लेलिस्ट देख सकते हो। आप बीए का एग्जाम दे रहे हो, एमए का, या फिर कोई भी सोशियोलॉजी बेस्ड कॉम्पिटिटिव एग्जाम, यूजीसी नेट, सीयूईटी, ये सारे एग्जाम्स में आपको मेरे क्लासेस मदद करने वाली है। वहां पर हर एग्जाम के लिए सेपरेट प्लेलिस्ट ऑलरेडी क्रिएट किया गया है। तो आप लोग थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, प्लेलिस्ट सेक्शन को चेक कीजिएगा, वहां से आप अपने एग्जाम के लिए टोटल चीजें, आपको टोटल क्लासेस मिल जाएगी। तो आज का सेशन मैं यहां पर ही खत्म करता हूं। मिलते हैं अगली सेशन में। तब तक अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और लोगों में प्यार बांटते रहिए।